बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से। मकान गिर चुका है, 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा पिथौरागढ़ में हुआ है। मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से जख्मी है और एक ही परिवार के 3 लोग थे जिनकी मौत हुई है। पिता और 2 बच्चों की मौत हुई है। बता दें आपको कि महिला गंभीर रूप से जख्मी है। पिथौरागढ़ के चैसर गांव में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, लगातार बरसात और हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक मकान गिर जाता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। पिता और 2 बच्चों की, जो पत्नी है, जो महिला है, वो गंभीर रूप से जख्मी है। तो चैसर गांव में पिथौरागढ़ के ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, पिता और 2 बच्चों की। पत्नी जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और माना जा रहा है कि ये हादसा भी जो है बारिश की वजह से। लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ों में इन दिनों खास तौर से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, सड़कें बह रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वजह क्या मुख्य कारण था मकान के गिरने का? जी जीनत, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर अक्सर आसमानी आफत से लोगों की जिंदगी जाती है। लेकिन इस बार जब वायु मुख्यालय ठीक करीब चैसर गाँव है, चैसर गाँव में एक मकान ढह गया है जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक महिला जो है गंभीर रूप से घायल है। हालांकि ये जो मकान है थोड़ा पुराना था, जर्जर था और इन दिनों मुख्यालय में भी काफी बारिश हुई है। तो कल रात जब सोए हुए 7 लोग उस मकान के भीतर सोए थे तो उसी दौरान वो मकान ढह गया और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बहुत ही दुखद ये खबर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सरकार सदन में 17 विधेयक पेश करेगी और उसे पास कराने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी शामिल होगा इसमें। विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था, ब्राह्मणों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। इसे देखते हुए सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। कल समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई हुई है। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। सरकार सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी और विपक्ष प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जो है इस तरह के कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। और इसे ही देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो कल तस्वीर हमने विधानसभा के बाहर देखी वो आज अंदर नजर आएगी। कल जो है आपने देखा कि पहले दिन जो है दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन जो तस्वीरें कल बाहर से आई थी सदन के, वो आज अंदर से आएगी, ये माना जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष कल आक्रामक रूप लिए हुए था, सरकार की कोशिश होगी कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन्हें पास कराया जाए। वहीं सत्र शुरू होने पर मायावती ने सभी सदस्यों से शांति से सत्र चलाने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश में सत्ता व विपक्ष के विधायकों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो विधानसभा के चल रहे वर्तमान सत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के विशेष मुद्दों को जरूर प्रभावी ढंग से सदन में उठाकर शासन प्रशासन को जिम्मेदार व जवाबदेह बनाए। व्यापक जनहित की यही मांग है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जो तस्वीरें जो है हमने कल देखी बाहर सदन के, वो यकीनन आज अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरह से हंगामे का जिक्र हो रहा था कल, और सरकार कोशिश करेगी कि शांति से सत्र चले। देखिए, बिल्कुल जीनत, सरकार के सामने विपक्ष झुकने को तैयार नहीं। और कल आपने तस्वीरें देखी कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन हुआ, जमकर नारेबाजी हुई। पीपी किट, यूरिया की बोरी जो खाद है उसको पहनकर समाजवादी पार्टी के विधायक और एमएलसी आए थे। और आज भी जब सदन की शुरुआत होगी, हालांकि देवरिया के जो सदर विधायक हैं बीजेपी के, जन्मेजय सिंह, उनकी आज लोहिया अस्पताल में मृत्यु हो गई है। उसको लेकर 1 मिनट का मौन रखा जाएगा। उसके बाद सदन को स्टार्ट किया जाएगा। 17 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो लोग जो क्षति अधिनियम यानी 2000
2020 यानी जिस तरह लखनऊ में हिंसा हुई थी, उसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाया और वो बिल विधेयक के तौर पर पास होने जा रहा है। तो कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं, 16 प्रमुख बिल हैं टोटल मिला के 17, जिसमें 16 महत्वपूर्ण है। अगर आप उनकी बात करें तो एक के बाद एक, चाहे उत्तर प्रदेश मूल संवर्धन विधेयक हो, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास की निधि हो, या फिर उत्तर प्रदेश राजकीय जो बजट प्रबंधन है, उत्तर प्रदेश निजी संपत्ति वसूली विधेयक, तो 16 विधेयकों को सरकार पटल पर पेश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह मायावती ने ट्वीट किया है कि आप मुद्दों पर बहस करिए, इस तरह सदन को शांति ढंग से चलने दीजिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी, वो पीछे हटने को तैयार नहीं, वो हर मुद्दे पर ट्वीट करे, विशेष तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, यूरिया को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उसको लेकर। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार ने जो किया है वो जनता के लिए किया और जनता के लिए करेगी, विपक्ष के सामने सरकार झुकने वाले नहीं है। तो आज भी विधानसभा के अंदर जीनत जमकर हंगामा होने वाला, हालांकि ध्वनिमति से ये प्रस्ताव पारित होंगे, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है और विशेष तौर पर जब इस तरह का होता है तो विपक्ष वॉकआउट करने की कोशिश करता है। समाजवादी पार्टी का भी अभी तक यही रुख है कि वो विपक्ष में हंगामा करेंगे, जिस तरह हमेशा बेल में धरना देते हैं, कागज के गोले फेंकते हैं और फिर बाहर चले आते हैं। तो बीजेपी के ऊपर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा, हमको इसी हंगामे के बीच अपने सदन को चलाना और अपने विधेयक को पारित कराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और क्योंकि नंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और वो सरकार के पास भी है। शबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शबाब से बात करते हैं। शबाब, हमने सपा की पूरी एक्सरसाइज कल की देखी और आज की उनकी तैयारियों का जिक्र हुआ। अजीत ने जैसे जानकारी भी दी, सरकार अपने मुद्दों के साथ स्पेशली आएगी। मायावती का ट्वीट जो है और जिस सहयोग की वो बात करी है, वो जो लहजा है वो ऐसे जैसे कि हमें कहें कि जैसे वो सरकार में है और चाहती है कि सब कुछ बहुत अच्छे से चले। ये क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि आज ही से सारा जो विधेयक हैं वो पटल पर रखे जाएंगे, तो बसपा के विधायक भी सदन में पहुंचेंगे। ऐसे में मायावती ने ट्वीट करके अपने विधायकों को और सरकार को ये सलाह दी है कि सत्र को सही ढंग से चलाया जाए। और जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट किया, 2 बराबर के ट्वीट लगातार किए। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता विपक्ष के विधायकों से मेरी पुरजोर अपील है कि विधानसभा में चल रहे वर्तमान सत्र में दलगत राजनीति से उठकर जो है जनहित के मुद्दों पर फोकस किया जाए, उसके मुद्दों को उठाया जाए। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है उस पर सरकार पर तंज कसते हुए मायावती ने लिखा है कि वैसे तो विकास का मुद्दा सरकार के एजेंडे से काफी हद तक गायब है, लेकिन महिला उत्पीड़न, दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मण समाज की द्वेष की भावना से हो रही हत्याएं, अन्य अत्याचार आदि की, अर्थात यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के जरूर सवाल उठाएं। यानी कि उन्होंने अपने विधायकों को भी ये सचेत कर दिया है, साथ ही साथ सरकार को भी एक अल्टीमेटम दिया है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर सरकार का फोकस रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है इसको लेकर के भी विधायक जो है वो सरकार से सवाल करें और सरकार को इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके जो उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र की आज की सदन की कार्रवाई है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विधायकों से अपील की है। बिल्कुल, और एक हमें कहें कि एक वे जो है वो उन्होंने दिया भी है। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, आज ये खबर जो है हमने अपने दर्शकों को बताई भी है, कांग्रेस जो है यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करेगी और कई जगहों पर कालाबाजारी की भी खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं हमने कल आपने दिखाया पीपी किट को लेकर भी जो है समाजवादी पार्टी के नेता बाहर प्रदर्शन कर रहे थे पहनकर और यूरिया के पोस्टर्स लगाकर। तो कांग्रेस और स्पेशली सपा एक ट्रैक पर सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आती है, जबकि हम मायावती को देखते हैं तो वो बहुत बैलेंस्ड है, वो एक सटायर भी कर रही हैं तो रिक्वेस्ट भी कर रही हैं। देखिए बिल्कुल जीनत, मायावती का हमेशा आप देखिए कि कभी भी किसी मसले पर ट्वीट करती हैं या उनका तरफ से बयान आता है, उनकी तरफ से बहुत ही साधा और राजनीतिक बयान होता है। लेकिन कल आपने प्रदर्शन में देखा कि समाजवादी पार्टी ने तो किया लेकिन कांग्रेस उनके साथ नहीं आई। तो कांग्रेस ने अपना अलग एजेंडा रखा, अपना अलग स्टैंड रखा। कल आपने आजमगढ़ में देखा कांग्रेस के सारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष PL पुनिया, महाराष्ट्र के मंत्री, सभी लोग वहां पहुंच गए थे। तो वो अपना मुद्दा अलग से उठाना चाहते हैं और इस बात को लेकर वो फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2022 का चुनाव वो उनको लड़ना है। तो उनकी अपनी अलग से तैयारी है। लिहाजा सदन के अंदर तो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सरकार को घेरेंगी, लेकिन सदन के बाहर सभी लोग अपने अपने मुद्दे अलग तरीके से उठा रहे हैं। तो लिहाजा ये मानकर चलिए जीनत कि सदन के अंदर सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और सरकार इसके लिए तैयार है कि हमें विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो हम अपने जो हमारा काम है, जो हमारे विधेयक हैं, जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो 6 महीने के अंदर उनको विधेयक के तौर पर पारित करना है, तो उनको सरकार पारित करेगी, भले ही ध्वनिमति हो, विपक्ष बवाल करता रहे, प्रदर्शन करे या कागज के गोले फेंके। जीनत, एक और चीज लेकिन
शबाब हमारे साथ हैं। शबाब, मुद्दे वही हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मानसून सत्र प्रदेश के लिए, लेकिन कांग्रेस अलग राह पे, बीएसपी अलग राह पे, और हम एसपी की बात करें अलग राह पे। जब रोजी रोटी, कपड़ा, महिला सुरक्षा, दवाई, यही सब मुद्दे हैं, तो ये बिखराव क्यों? कहीं ना कहीं फिर नियत पर सवाल उठते हैं। देखिए, नियत पर सवाल नहीं है जीनत, ये सबकी अपनी अपनी सोची समझी राजनीति का एक हिस्सा है। अगर विपक्ष भी सत्ता पक्ष के साथ आ जाएगा तो फिर उनकी सियासत को कौन समझेगा, कौन उनके ऊपर भरोसा करेगा। लिहाजा ये तो राजनीति का दस्तूर है कि सत्ता पक्ष जो भी लाएगी उसके विरोध में ही विपक्षी पार्टियों को हंगामा करना है, हंगामा करना है। क्योंकि सत्र का टाइम बहुत लिमिटेड है, आज सदन की कार्यवाही होगी, उसके बाद कल और परसों शनिवार और रविवार की छुट्टी हो जाएगी और फिर महज सोमवार का दिन बचेगा जिसमें थोड़ा बहुत काम होगा और धन्यवाद प्रस्ताव पास करके सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तो यानी कि मेन सरकार के पास आज का ही दिन है और अब जो भी सत्ता पक्ष में सरकार रहती है उसका एजेंडा तय रहता है। उसको जितने भी उसके विधेयक होते हैं, आप विपक्षी हैं, आप हंगामा करते रहिए, आप सदन में रहिए या बाहर रहिए, आप वेल में रहिए या सदन के बाहर रहिए, हंगामा करते रहिए जितने। तो कुल मिलाकर जो है एक अलग तरह की पॉलिटिक्स ही नजर आती हुई दिख रही है फिलहाल। लेकिन हाँ, सत्र आज हंगामेदार रहेगा। तो सरकार कई विधेयक पेश करेगी तो विपक्ष अपने अपने तरीके से मुद्दों को लेकर तैयार है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, आप कोरोना को लेकर सरकार के इंतजामों का जिक्र करें, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर हम बात करें रोजगार को लेकर सरकार को घेरना हो, बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 22 जिले जो हैं काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो खबरें जो हैं वो एक बार फिर से बड़ी खबर से आपको पहले रूबरू करा देते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नेता अरविंद प्रजापति ने जहर खाकर सुसाइड की कोशिश की है। अरविंद प्रजापति ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पौत्र और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेज प्रताप के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी है और उन पर फर्जी रेप का केस लगवाने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल सपा नेता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और इन आरोपों को तेज प्रताप यादव ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बताते हुए खारिज किया है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया गया है। जहर खाने की जो कोशिश, देखिए अब समाजवादी पार्टी के ही अब पहले कार्यकर्ता फिर नेता, तो ये और पार्टी के ही एक बड़े नेता पर आरोप, तो किस तरह का बिखराव और किस तरह की राजनीति, अगर राजनीति का ही आरोप लगाया गया है तो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, बड़ी खबर है, डबल मर्डर हुआ है यहां पर और सनसनी फैल गई है। एक युवक ने सास और पत्नी की हत्या कर दी है धारदार हथियार से और फिर छत से फेंका है उन्हें, और थाने जाकर आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। कन्नौज के सदर थाने का मामला है। देखिए किस तरह से पारिवारिक झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। बेटे ने पिता को मारा, भतीजे ने चाची को मार दिया। कल 7 साल के रिश्ते में कत्ल हो जाता है, आपने देखा डॉक्टर वाला पूरा प्रकरण। और उसके बाद आप देखिए एक युवक ने अपनी पत्नी और अपनी सास को न सिर्फ मारा बल्कि छत से फेंक दिया और फिर थाने जाता है और वहां पर जुर्म भी कबूल कर लेता है। कन्नौज से ये बड़ी खबर आ रही है। तो धारदार हथियार से हमला किया और फिर छत से फेंक दिया है। लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेने के लिए एक लड़के ने अपने पिता की हत्या कर दी। एक भतीजे ने अपनी चाची को इसलिए मार दिया चाचा की मौत के बाद क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और जो है उसे लगा कि संपत्ति जो है उसे मिल जाएगी। और अब यहां पर देखिए किस तरह से रिश्तों का कत्ल होता है। उधर बलिया में एसडीएम अशोक चौधरी की लाठी चलाती तस्वीरें न्यूज 18 पर चलने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है और एसडीएम को सस्पेंड किया गया। बलिया में मास चेकिंग के दौरान लाठी चलाने वाले एसडीएम पर गाज गिर गई है। लाठी चलाने और लोगों को तहसील परिसर में पीटने के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम अशोक चौधरी को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी द्वारा की गई लाठीबाजी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खफा थे और मुख्यमंत्री ने पिटाई के वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल निलंबित कर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया। मैंने कह दिया कि देख करके इस पर कार्रवाई करेंगे और ये आइंदा से ऐसा न हो, ये दरअसल गुरुवार को बेलथरा रोड पर एसडीएम अशोक चौधरी
चेकिंग करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान मास्क के नाम पर चेकिंग के दौरान उन्होंने दुकानदारों और लोगों को बाहर निकाल कर लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गईं। इतना ही नहीं, दुकान में बैठे दुकानदार को दुकान से घसीटकर बाहर निकाला गया, जिससे दुकानदार घायल हो गया। कचहरी में आप कचहरी क्यों खोले हुए हैं? जब लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है तो कचहरी बंद कर दीजिए। कचहरी में भी हमने देखा वकीलों के बस्ते पर भी जो लोग मास्क लगा के गए थे उनको भी दौड़ा कर पुलिस पीटा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर तहसील में आए लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। तहसील के बाहर स्थित दुकानों पर मौजूद कारोबारियों को भी दुकान से निकाल कर पीटा गया। इस दौरान एसडीएम तो लाठियों से पीटते ही रहे, उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी जमकर लाठियां बरसाईं। कई दुकानदारों को इससे चोट आई, एक का तो हाथ ही टूट गया। एसडीएम के गार्डों ने भी आम लोगों को जमकर पीटा था। टीम न्यूज़ 18। उधर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की पुलिसिया गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। जय वाजपेयी के विवादित मकान में अनाधिकृत रूप से 3 पुलिसकर्मी, जी हां 3 पुलिसकर्मी रह रहे थे। देखिए। गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जय वाजपेयी के घर में कई महीनों से रह रहे 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल नजीराबाद सीओ गीतांजलि की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ था कि जय वाजपेयी के विवादित मकान में पुलिस विभाग के 3 सब इंस्पेक्टर रह रहे थे, जिसके बाद डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने तीनों को निलंबित कर दिया। गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के पुलिसिया गठजोड़ को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आया है। ब्रह्मनगर में जय वाजपेयी के विवादित बयान को पुलिसकर्मियों ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि गैंगस्टर के विवादित मकान में पुलिसकर्मियों के रहने से विभाग की छवि खराब हुई है। जय वाजपेयी के ब्रह्मनगर वाले मकान का विवाद कानपुर विकास प्राधिकरण में लंबित चल रहा है। उप निरीक्षक राजकुमार थाना कर्नलगंज, उप निरीक्षक उस्मान अली थाना अनवरगंज और उप निरीक्षक खालिद थाना रायपुरवा के खिलाफ डीआईजी ने रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की है। तीनों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही मकान तत्काल प्रभाव से खाली करने के लिए कहा गया है। आपको बताएं कि जय वाजपेयी गैंगस्टर विकास दुबे का खजांची था। बिकरू में शूटआउट के बाद विकास दुबे के साथियों की तलाश कर रही कानपुर पुलिस को काकादेव में 3 लग्जरी कारें सड़क पर लावारिस खड़ी मिली थी। बताया गया कि इन कारों का मालिक भी कारोबारी जय वाजपेयी था, जिसके बाद पुलिस ने जय वाजपेयी को हिरासत में लिया था। साथ ही बिकरू कांड में पूछताछ के बाद खुलासा हुआ था कि गैंगस्टर विकास दुबे और जय के बीच कारोबारी रिश्ते के साथ साथ विकास को वो असलहा और कारतूस भी सप्लाई करता था। 2 जुलाई की शाम भी जय वाजपेयी बिकरू गांव में था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस दौरान अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया था। टीम न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।